हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एकांत प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण। जैसा कि आप लोगों को पता है ना। तो हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? यहाँ तक शायद देख चुके थे। संस्कृत उनसे 100 वर्ष पीछे तक प्रचलित मानते हैं, यहाँ तक देख चुके थे। तो आगे देखेंगे, है ना। तो आगे क्या है? पहले पहले प्राकृत से संस्कृत की संयोगात्मकता तो वैसी ही थी, परंतु व्यंजनों के अधिक प्रयोग के कारण उसकी कर्णकटुता बहुत बढ़ गई थी। पहली और दूसरी प्राकृत में अन्य भेदों के सिवा यह भी एक भेद हो गया था कि कर्णकटु व्यंजनों के स्थान पर स्वरों की मधुरता आ गई हो। जैसे रघु का रहु और जीवलोक का जीवलो। सॉरी। बौद्ध धर्म के प्रचार से दूसरी प्राकृत की बड़ी उन्नति हुई। आजकल यह दूसरी प्राकृत पाली भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? जो दूसरी प्राकृत है वो पाली भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास धीरे धीरे होता गया और कुछ समय बाद उसकी 3 शाखाएं हो गई। कौन कौन सी? अर्थात सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। और ये क्या है? इम्पोर्टेंट है ना। और जो इम्पोर्टेंट होता है वो बताते ही हैं, ये हमारा काम है। आप लोग नोट कर लेना, नहीं करेंगे आप लोगों की मर्जी। सौरसेनी भाषा बहुधा उस प्रांत में बोली जाती थी जिसे आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश कहते हैं। और सौरसेनी भाषा जो है बहुधा अर्थात अधिकतर उस प्रांत में बोली जाती थी जिसे आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, अर्थात मैं हूँ। और किसी का मुझे नहीं पता। आप लोग बताना कौन से स्टेट से हैं आप लोग। मागधी मगध देश और बिहार की भाषा थी। मागधी कहाँ की थी? मगध देश अर्थात बिहार की भाषा। सुने ही होंगे। महाराष्ट्र का प्रचार दक्षिण के बम्बई, महाराष्ट्र का प्रचार कहाँ हुआ? दक्षिण के बम्बई, बरार आदि प्रांतों में था। तो सौरसेनी का था उत्तर प्रदेश में, मागधी का था बिहार में, और महाराष्ट्र का था दक्षिण के बम्बई में, है ना। बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में एक और भाषा थी जिसको अर्धमागधी कहते थे। ठीक है। वह सौरसेनी और मागधी के मेल से बनी थी। कौन? अर्धमागधी सौरसेनी और मागधी के मेल से बनी थी। और ये नाम सच बता रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज का जितना भी टॉपिक है ना। तो नोट करते रहना। कहते हैं जैन तीर्थकर महावीर स्वामी इसी अर्धमागधी में जैन धर्म का उपदेश देते थे। कौन थे? जैन तीर्थकर 24वें जो थे, ये भी याद रखना, 24वें थे जैन तीर्थकर। कौन? महावीर स्वामी इसी अर्धमागधी में जैन धर्म का उपदेश देते थे। ये 24वां यहाँ दिया नहीं है, हम बता रहे हैं। पुराने जैन ग्रंथ भी इसी भाषा में है। बौद्ध और जैन धर्म के संस्थापकों ने अपने धर्मों के सिद्धांत सर्वप्रिय बनाने के लिए अपने ग्रंथ बोलचाल की भाषा अर्थात प्राकृत में रचे हैं। क्या कह रहे हैं? कि पुराने जैन ग्रंथ भी इसी भाषा में हैं। बौद्ध और जैन धर्म के संस्थापकों ने अपने धर्मों के सिद्धांत सर्वप्रिय बनाने के लिए अपने ग्रंथ बोलचाल की भाषा अर्थात प्राकृत में रचे हैं। फिर काव्यों और नाटकों में भी उसका प्रयोग हुआ। ठीक। थोड़े दिनों के पीछे दूसरी प्राकृत में परिवर्तन हो गया। कुछ दिनों में दूसरी प्राकृत जो है उसमें परिवर्तन हो गया। लिखित प्राकृत का विकास रुक गया। जो लिखित प्राकृत था उसका विकास हो गया, परंतु कथित प्राकृत विकसित और परिवर्तित होती गई। जो कहने वाली अर्थात कथित प्राकृत जो थी वो विकसित हो गई और
परिवर्तित होती गई। लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसी विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया है। क्या लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसी विकासपूर्ण भाषा जो विकसित हुई है, कौन सी हुई है? लिखित प्राकृत। इससे लिखित प्राकृत के आचार्यों ने विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया है। किस नाम से किया है? अपभ्रंश है। और आज जितना भी बता रहे हैं एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश शब्द का अर्थ बिगड़ी हुई भाषा से है। ये अपभ्रंश भाषाएं भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार की थी और ये सब यूजीसी नेट के लिए तो एकदम ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा का उद्भव, विकास, उत्पत्ति भाषा से एक टॉपिक ही है पूरा। और जो टीजीटी पीजीटी है उन लोग के लिए भी है। उसके प्रचार के समय का ठीक ठीक पता नहीं लगता, पर जो प्रमाण मिलते हैं उसे उनसे जाना जाता है। क्या जाना जाता है? यह अपभ्रंश भाषाएं भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार की थी। ठीक है, इसके प्रचार के समय का ठीक ठीक पता नहीं लगता और जो प्रमाण मिलते हैं उसे जाना जाता है। ईस्वी सन के 11वें शतक तक अपभ्रंश भाषा में कविता होती थी। प्राकृत के अंतिम व्याकरण हेमचंद्र। प्राकृत के अंतिम व्याकरण कौन है? हेमचंद्र। ये भी याद रखना। जो 12वें शतक में हुए। कौन से शतक में हुए? 12वें में। ठीक। अपने व्याकरण में अपभ्रंश का उल्लेख किया है इन्होंने, हेमचंद्र ने 12वें शतक के जो है, इन्होंने व्याकरण में अपभ्रंश का उल्लेख किया है। अपभ्रंश में संस्कृत और दोनों प्राकृत से भेद हो गया। उनकी संयोगात्मकता जारी रही और उनमें विच्छेदात्मकता आ गई, अर्थात कारकों का प्रकट करने के लिए शब्दों में विभक्तियों के बदले अन्य शब्द मिले और क्रिया के रूप में सर्वनामों का बोध होना रुक गया। प्रत्येक प्राकृत के अपभ्रंश पृथक पृथक थे। प्रत्येक प्राकृत के जो अपभ्रंश थे अलग अलग थे, है ना। वे भिन्न भिन्न प्रांतों में प्रचलित थे। जो अलग अलग थे, अलग अलग प्रांतों में प्रचलित थे। भाषा की प्रचलित आर्य भाषाएं न तो संस्कृत से मिलती हैं और न प्राकृत से। जो भाषा की प्रचलित आर्य भाषाएं हैं वो संस्कृत से भी नहीं मिलती हैं और प्राकृत से भी नहीं, किंतु अपभ्रंश से मिलती हैं। ठीक। लिखित साहित्य में बहुधा एक ही अपभ्रंश भाषा का नमूना मिलता है, जिसे नागर अपभ्रंश कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका प्रचार बहुत करके पश्चिम भारत में था। इस अपभ्रंश में कई बोलियां शामिल थी जो भारत के उत्तर की तरफ समग्र। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी जो कि हम चाहते नहीं हैं। तो इसके आगे हम कल देखेंगे। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करना, शेयर भी करना और बताना आप लोग कौन से स्टेट से हो और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। थैंक यू, धन्यवाद।